हेलो एस्पेरेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किस चीज़ का। तो बीपीएससी 72 यानी 72 पीटी एग्ज़ाम्स की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों तक इसको शेयर करें और अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, ताकि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशन को प्रमोट करें। तो चलिए आज हम लोग अरे अरे हाँ चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली, बाइलिंगुअल में पढ़ेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी में क्या पढ़ेंगे बेसिकली। तो ये सारे के सारे चीज़ बेस्ड है किस पे, बीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस पर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। और इंक्लूड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्विक रिवीजन करने के बाद बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वन शॉट मतलब वन लाइनर में आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग बाय यूएन सर एक्सएलएन कोटा से पढ़ेंगे आप लोग। तो और आप लोग पढ़ेंगे ये जो टेलीकास्ट होगा, ये लाइव क्लासेस नहीं बल्कि रिकॉर्डेड क्लासेस इस पे एनजीएस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा रिसेंटली हमने बनाया है आप लोगों के लिए। ताकि कुछ चीज़ें होती है, परफेक्शन होती है उसमें, हमने सोचा कि सिविल सर्विसेज की जितनी भी तैयारियां होंगी, एसएससी सीजीएल या रेलवे या यूपीएससी, तो इस टाइप से उसके जो प्रैक्टिस सेट होंगे ना, उसका चैनल अलग होगा, ताकि सभी लोग उस पर जा करके उसी से रिलेटेड सर्च कर सकेंगे। तो सबका प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे बीपीएससी 72nd पीटी बायोलॉजी वन लाइनर उस नोट्स को पढ़ेंगे बेसिकली, विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम बिना एक्सप्लेनेशन के पढ़ेंगे। तो आप लोगों से आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कहाँ पहुँचेंगे, पहुँचेंगे वही अपने। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, अरे 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 अरे। हाँ, ये अपना पहला यूनिट है। पहला यूनिट क्या है बेसिकली, देखिए इसमें दिया है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोलते हैं, ये बेसिकली ये होते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। जो भाई लोग जो हिंदी में है उनको, और जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी में भी दे दिया गया, कोशिका जीवन की इकाई है। फिर भी देखते हैं क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहा जाता है बेसिकली, स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। किसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों तक, और हमारा सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, सेल को क्या कहा गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर कहा गया कि क्या, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे जितने भी लिविंग बींग्स होंगे, जिसको बोलते हैं कि जीवित प्राणी हिंदी में, सारे के सारे किस चीज़ का बना होगा, वो सेल का बना होगा। तो सेल का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। और फिर देखते हैं दूसरा नंबर पे, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म के बारे में अगर पूछा जाए, प्रोटोप्लाज्म क्या, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो उसके बारे में कहा जाता है कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का एक लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है, सेल का एक लिविंग पार्ट होता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर देखते हैं कि इसमें प्रोटोप्लाज्म इट इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियस होगा एंड साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म बेसिकली, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे तो थर्ड नंबर पे देखेंगे, अरे अरे अरे, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड नंबर पे देखते हैं बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या, इट प्रोड्यूस एटीपी थ्रू रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा या एटीपी प्रोड्यूस करेगा किस तरीके से, तो थ्रू रिस्पायरेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर में राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम को कहा गया है प्रोटीन फैक्ट्री।
प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा गया? तो बेसिकली राइबोसोम को कहा गया। फिर राइबोसोम में क्या पाए जाते हैं? तो फाउंड इन राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली? तो इसके बारे में कहा जाता है कि फाउंड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे तो पांचवा पढ़ते हैं, फाइव नंबर पे। फाइव नंबर पे है बेसिकली क्या है? लाइसोसोम इज द सोसाइटल बैग कहा गया बेसिकली, सोसाइड बैग ऑफ सेल। क्या कहा गया? लाइसोसोम को सोसाइड बैग ऑफ सेल। हिंदी में देख लो, लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैला कहलाता है। आत्मघाती सेल का सोसाइडल बैग है ये, ठीक है। लाइसोसोम में सारे सेल का सुसाइड होता है। फिर देखते हैं कि ये कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों? क्योंकि जब सारे के सारे सेल लाइसोसोम में आएंगे तो उसके अंदर होना चाहिए क्या? डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम, ताकि उस चीज को डाइजेस्ट करके अपना वो अपने न्यूट्रिशन के लिए उसको यूज कर लेगा, डाइजेस्ट करके। तो उससे उसको एनर्जी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, जिससे उसकी जिंदगी संवर जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बेसिकली क्या देखेंगे? जेनेटिक्स एंड हेरेडिटी को पढ़ेंगे। जेनेटिक्स को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स को बोलते हैं भाई लोग अनुवांशिकी और वंशिक वंशागति। हेरिडिटी को बोलते हैं, जेनेटिक्स को बोलते हैं अनुवांशिकी, और हेरिडिटी को बोलते हैं वंशागति। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इन्फॉर्म करें। और 12th वालों को, 10th वालों को, सीबीएसई वालों को, सारे लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप बस अपना धीरे धीरे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर अच्छे से पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका भाई तैयार है पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे ऑलवेज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके जनरल साइंस पढ़ने के लिए, या नीट की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, तो नीट पढ़ने के लिए, 12th पढ़ने के लिए, या 10th की तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई, आईसीएसई, जिस भी बोर्ड में हो, सारे लोगों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने नीट के अकॉर्डिंग हमें कमेंट्स करें और हमें बताएं कि किस चीज़ की जरूरत है, आपको सारे की सारी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स में क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे कहा जाता है? तो बेसिकली फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। मेंडल ने बहुत सारी रिसर्च किया। अगर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पूरे एनसीईआरटी, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी का एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें फर्दर पूरे डिटेल में एनसीईआरटी वन लाइनर को कवर करेंगे। तो ये तो हम एक वन शॉट रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं पूरे बायोलॉजी को, तो इसमें आपको ये ना लगे कि सारा का सारा कुछ भी नहीं पढ़ा है। फिर देखते हैं कि डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन पी प्लांट। बेसिकली मेंडल ने रिसर्च किया था, किस पे? पी प्लांट पे रिसर्च किया, और उन्होंने क्या दिया? बेसिकली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया इन पी प्लांट। कहाँ पे दिया? किस पे रिसर्च करके? तो पी प्लांट पे रिसर्च करके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब आगे देखेंगे तो भाई लोग डीएनए, इसके बारे में दूसरा है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बारे में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो आप डीएनए को कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल है। क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। डीएनए के डिस्कवरी के बारे में कहा जाता है कि वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ, या किसने डिस्कवर्ड किया उसको? तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए को डिस्कवर्ड किया। वो भी कब? तो बेसिकली 1953 या 1953 में। चलिए आगे देखते हैं, आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए के बारे में कहा जाता है कि हेल्प करता है किस चीज में? बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का रोल होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। फिर कह रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए कैरीज कोड फॉर फ्रॉम डीएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? वो कोड को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है? तो बेसिकली डीएनए से। डीएनए से मैसेंजर आरएनए कोड को कैरी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बेसिकली, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, वही कि म्यूटेशन। बेसिकली चौथा नंबर पे म्यूटेशन। म्यूटेशन सडन चेंज इन जीन। बेसिकली देखिए, इसमें साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि म्यूटेशन एक टाइप से एवोल्यूशन है, लेकिन डार्विन ने कहा नहीं, एवोल्यूशन अलग है, म्यूटेशन अलग है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि सडन चेंज इन जीन, सडन चेंज हो जाए जीन में, तो उसको म्यूटेशन बोलेंगे। और लेकिन एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन बोलते हैं कि धीरे धीरे चेंज, धीरे धीरे हो चेंज होने वाले, हजारों साल में चेंज होने वाले, 100 साल में, 200 साल में चेंज होने वाले चीज को एवोल्यूशन बोलेंगे। तो अगर आप फर्दर एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, सारे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक उसको शेयर करें, सारे लोगों तक शेयर करें, जो पढ़ते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाए, जो ना पढ़ते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाए।
तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशन को कहा गया कि सोर्स ऑफ वेरिएशन भी है। वेरिएशन बेसिकली बहुत सारे तरीके से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि म्यूटेशन ही क्या है, ये एवोल्यूशन है, या इस टाइप से वेरिएशन आते हैं, तो इसको कहा गया है सोर्स ऑफ वेरिएशन। फिर देखते हैं 5वां नंबर पे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक क्रोमोसोम होते हैं, उसको बोलते हैं एक्स एक्स या एक्स वाई। एक्स एक्स हो गया किसी बेबी में, तो उसका क्रोमोसोम में एक्स एक्स अगर आ गया, जिसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, तो एक्स एक्स आ गया तो उससे पता चलेगा कि फीमेल बेबी होगी, या मैं एक्स वाई आ गया तो मेल बेबी होगा। तो यही सारे के सारे चीजें हैं। तो फिर देखते हैं डिटरमाइंड बाय स्पर्म। स्पर्म से डिसीजन होगा कि बेबी मेल होगा या बेबी फीमेल होगा। ये सारे के सारे चीज डिपेंड करता है स्पर्म में, यानी फादर फादर से कौन सा स्पर्म का कौन सा पार्ट आ रहा है, बेसिकली एक्स 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 आ रहा है या एक्स वाई आ रहा है। अगर एक्स एक्स आ गया, नहीं नहीं सॉरी, एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है, अगर एक्स आ गया तो फीमेल बेबी होगी, अगर वाई आ गया तो क्या होगा, बेबी बेबी मेल होगा, मेल बेबी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें। और ये सारे के सारे चीज़ हम आपके लिए, हम आपकी सुविधा के लिए हम उसको अपलोड करेंगे कहाँ, तो बेसिकली अपलोड करेंगे हम इसको यूएन मेडिको वर्ल्ड चैनल पे भी अभी फ़िलहाल, ताकि आप लोगों को हम एनजीएस सिविल सर्विसेज से रूबरू नहीं करवाए हैं, तो आप लोगों को उससे के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा वहाँ पे कि हमारा चैनल न्यू लॉन्च हो चुका है। सिविल एनजीएस सिविल सर्विसेज नदवी लेवल स्टडीज सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की हेल्प से। तो चलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर देखते हैं तीसरा नंबर पे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान, सही है। फिर इसमें देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसे कहा जाता है। फिर पहला नंबर पे है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है भाई, और कुछ ज्यादा नहीं बनता जनरल साइंस में, तो आप लोगों को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हमें फॉलो करें ब्लाइंडली, और हम आपका साथ देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के तीनों जनरल साइंस पूरे के पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे, इस तरीके से कि आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सीटेट स्टेट या बीपीएससी या जो भी एग्जाम्स की तैयारी करो जनरल कंपटीशन के लिए, एसएससी सीजीएल रेलवे, सारे के सारे में जनरल साइंस यहाँ से टकराएगा। तो आप लोग हमें ब्लाइंडली फॉलो करें, और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स हियर। देखो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे फूड जाएगा तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे बेसिकली, हाँ चलिए सारे के सारे चीज़ आपके लिए हम बहुत ही मेहनत से तैयार करते हैं। चलिए तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें। डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलाइवा को, जो एंजाइम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सलाइवा का, उसे हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली पटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन, जिसको पटाइलिन भी बोलते हैं। पटाइलिन टाइलिन टाइलिन बोलिए या पटाइलिन बोलिए, नहीं टाइलिन होता है, पटाइलिन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अरे यार, हाँ, हम्म, क्या बोलेंगे, पटाइलिन, पटाइलिन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू, ये क्या करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलाइवा जिसको पटाइलिन बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में बेसिकली कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोग की उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर देखते हैं तीसरा, लीवर लीवर सीक्रेट बाइल्स। लीवर के बारे में कहा जाता है कि क्या सीक्रेट करेगा, बेसिकली तो बाइल को सीक्रेट करेगा, ठीक है। ये हेल्प करेगा इन फैट डाइजेशन, ये बाइल जो होगा वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, जितने भी फैट हम खाएंगे तो उसका डाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। आगे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली पाचन तंत्र के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट नंबर पे है हार्ट हैज़ 4 चेम्बर। पूछ दिया जाएगा कि ह्यूमन हार्ट्स कितने चेम्बर के होते हैं, तो 4 चेम्बर के होते हैं, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 चेम्बर जो होगा आर्टरिया होगा, आर्टरी जिससे बोलते हैं आर्टरिया, और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा नंबर पे नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट। अगर पूछ दिया जाएगा आपसे कि नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट कितना होगा, तो 72 बीट्स पर मिनट। कितना होगा, 72 बीट्स पर मिनट।
ठीक है। हार्ट रेट को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सामान्य मानव हृदय गति, सामान्य मानव हृदय गति कितना होगा बेसिकली, तो 72 धड़कन प्रति मिनट, हिंदी में भी आप लोग जान लें, क्योंकि हमें हिंदी से भी, हिंदी वालों को भी पढ़ाना है, हिंदी वालों के लिए भी अपलोड करते हैं। तो आप लोग ये ना समझे कि हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हिंदी वाले नहीं देखेंगे, सारे के सारे बाइलिंगुअल हैं, सारे लोगों के लिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को कहा जाता है कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। रक्त, रक्त के बारे में एक संयोजी, संयोजी उत्तक है, संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ने का काम करेगा, कनेक्ट करेगा। फिर देखते हैं 4 नंबर पे, हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन क्या करता है बेसिकली, ऑक्सीजन का कैरी करता है। अगर आप पढ़ते हैं ब्लड मतलब डिटेल में तो सारे के सारा चीज पता चलता है किस तरीके से मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है हेमोग्लोबिन। फिर देखते हैं आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हेमोग्लोबिन क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। कैसा, कौन सा, क्या कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। चलिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, चलिए 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 रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, अब पहला नंबर पे है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, किस चीज के लिए बेसिकली, तो रिलीज एनर्जी का रिलीज करने के लिए होगा। हिंदी में बोलते हैं उसको श्वसन, ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भोजन का ऑक्सीकरण। क्या, किसके लिए, ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भोजन का ऑक्सीकरण। फिर दूसरा नंबर पे देखते हैं कि दूसरा नंबर पे है लंग्स आर मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स क्या होते हैं बेसिकली, उसको कहा जाता है मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेन ऑर्गन है लंग्स। फिर तीसरा नंबर पे है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 16 to 18 पर मिनट। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होगा, तो बेसिकली 16 to 18 पर मिनट होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज हम लोग देख लिए। लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली हमारा जो मेन रोल होता है रिस्पिरेशन में, लंग्स का होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग 16 to 18 पर मिनट होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों तक, भाइयों तक, जो भी पढ़ रहे हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, किडनी। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी को बेसिकली क्या कहा जाता है कि ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, फिर किडनी के बारे में क्या आता है, फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। किडनी क्या करता है बेसिकली, तो गुर्दे बेसिकली क्या करता है, ये गुर्दे प्रमुख उत्सर्जन अंग है, उसको हिंदी में बोलते हैं। ये फिल्टर करता है, उसका फंक्शन है फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। वेस्ट चीज जो होगी हमारे ब्लड में उसको फिल्टर करेगा किडनी। ठीक है, फंक्शन यूनिट, किडनी का जो फंक्शन यूनिट है बेसिकली उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं भाई लोग, तो नेफ्रॉन बोलेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक, सारे लोगों तक, जो पढ़ते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जो ना पढ़ते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो देखते हैं चौथा नंबर है प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। आप प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि नंबर 1 पे हमें फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या होते हैं, प्लांट के बारे में कहा जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स है। ये क्या करते हैं बेसिकली, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। और बेसिकली उनका फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होगा। कहाँ पे होगा भाई लोग, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब किस तरीके से होगा उसका प्रोसेस, इसका केमिकल रिएक्शन दे दिया गया है। तो कन्वर्ट CO2 प्लस H2O वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज करके वो ग्लूकोज बनाता है प्लस O2 बनाता है। तो ग्लूकोज वो अपने खाने के तौर पर यूज करता है, ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, और हम इसी ऑक्सीजन के थ्रू सांस भी लेते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन हमें जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है, और इसी तरह प्लांट का कंजर्वेशन करें हम लोग, और प्लांट को कटने से बचाएं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट का है, लेकिन आपको हमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं कि अवेयरनेस ना होने के कारण हम बहुत सारी चीज़ें कर देते, प्लांट को कट कर देते, प्लांट नहीं लगाते। तो ये प्लांट आप लगाया करें अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आप को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। ये सारे के सारे चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट। बेसिकली देखो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा क्लोरोप्लास्ट में। अब बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट। ये प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होगा। फिर तीसरा नंबर पे देखते हैं ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन बेसिकली किसको बोलेंगे, तो ट्रांसपेरेशन को कहा जाता है ये लॉस ऑफ वाटर थ्रू
स्टोमेटा। इसमें क्या होते हैं, वाटर का लॉस होगा थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। अरे ठीक है भाई, ठीक है, तुम कहाँ भाग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसपिरेशन के बारे में हम देख रहे थे, फिर आगे देखते हैं। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन प्लांट अकर, रेस्पिरेशन इन प्लांट अगर अगर ऑल डे एंड नाइट। प्लांट जो होते हैं दिन और रात सारे के सारे टाइम पे रिस्पायरेशन करेगा। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए किसी को कि प्लांट भी सोता है या रिस्पायरेशन करता है या नहीं करता है। तो ये भी एक लिविंग थिंग्स है, तो जिसके बारे में वो भी रिस्पायरेशन करेगा, हमें पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब रिस्पायरेशन वो करते हैं। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। फिर देखते हैं 5वां नंबर पे रिप्रोडक्शन, जनन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे बेसिकली। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि आप लोगों को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब बिना गैमीट के इसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी का मतलब होता है कि दो पार्ट में टूट जाना। ठीक है भाई लोग, तो बाइनरी में क्या होता है कि अमीबा बेसिकली दो पार्ट में और अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, इसी तरीके से उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। फिर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारा आता है, बाइनरी हो गया, फिजन हो गया, अरे अरे अरे, हाँ चलिए यहाँ तक है। चलिए फिर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट्स, अच्छा सॉरी विद गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसमें हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनक युग्मक की सहायता से। लेकिन लैंगिक जनक जो होगा गैमेट की सहायता से, यानी गैमेट की हेल्प से, युग्मक जिसको हिंदी में बोलते हैं गैमेट को, युग्मकों की सहायता से होता है। फिर तीसरा नंबर पे देखते हैं पोलिनेशन। बेसिकली पोलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। इससे भी ये भी एक टाइप से क्या होता है, फटे मतलब उसको बोलते हैं, इसमें हेल्प करता है पोलिनेशन में। पोलिनेशन चलिए आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पेन भी नहीं है और पेन अभी आने में 2-3 दिन लगेगा। तो चलिए फिर पोलिनेशन को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा नंबर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, तो बेसिकली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को दोस्तों तक, भाइयों तक, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन तक, जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उन तक, सारे के सारे लोगों से सब्सक्राइब करें। छठा नंबर पे देखते हैं एवोल्यूशन, विकासवाद। एवोल्यूशन को बोलते हैं विकासवाद। क्या बोलते हैं बेसिकली, विकासवाद। ऑप्शन ए में नंबर 1 है फादर ऑफ एवोल्यूशन किसे कहा जाता है बेसिकली, तो किसको कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया, मेंडल को कहा गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन दूसरा नंबर पे है। अच्छा हाँ, फादर ऑफ एवोल्यूशन क्या है, चार्ल्स डार्विन। उसने क्या दिया, तो बेसिकली एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर देखते हैं भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक। फिर देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग, इसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस, एबायोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए लाइफ का ओरिजिन के बारे में बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीके से रिसर्च किया, तो पता चला कि क्या होते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से हुआ। इसे बोलते हैं एबायोजेनेसिस। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे हम साइंटिस्ट की जुबान में साइंटिस्ट बोलते हैं एबायोजेनेसिस, यानी एबायोटिक ओरिजिन। फिर देखते हैं तीसरा नंबर पे ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन बेसिकली फ्रॉम एप कहाँ से हुआ, पूछा जा सकता है फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर। कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ एप से, और एप लाइक जिसको एंसेस्टर बोलते हैं, तो इस वहाँ से उसका ये हुआ। फिर देखते हैं 7वां नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी को। बेसिकली सारे पूरे बायोलॉजी का हम लोग आज शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। चलिए 7 नंबर पे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। बेसिकली इकोलॉजी के बारे में कहा जाता है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के जो इंटरेक्शन या रिलेशनशिप बोलते हैं, रिलेशनशिप
की स्टडी करेंगे तो उसको इकोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, इकोलॉजी किसे कहा जाएगा? तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच की जो इंटरेक्शन होगा, उसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा, उसे इकोलॉजी कहा जाता है। फिर दूसरा नंबर पे देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहा जाता है बेसिकली? बायोस्फीयर लाइफ सपोर्टिंग लेयर। बायोस्फीयर के बारे में कहा जाता है कि लाइफ सपोर्टिंग लेयर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ का वो पार्ट जिसमें क्या होते हैं, लाइफ होते हैं, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की जीवन सहायक परत, जीवन सहायक परत, जो क्या होता है, जीवन में हमारे लिए हेल्प करता है, इसी को बोलते हैं लाइफ सपोर्टिंग लेयर, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यानी वहाँ पे रहना, हमारा रहना पॉसिबल है। आप जहाँ पे हम नहीं रह सकते तो फिर हमारे लिए रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग हमसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा नंबर पे देखते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या बोलेंगे बेसिकली? फूड चेन। फूड चेन के बारे में कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें क्या होते हैं फूड चेन में, तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। कहाँ तक? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इसमें क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कहा जाता है बेसिकली वार्मिंग ड्यू टू, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसी मतलब क्यों होता है? तो बेसिकली होता है CO2 के इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि CO2 हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं वार्मिंग ड्यू टू CO2 इंक्रीज। फिर पांचवा नंबर पे देखते हैं, 5 नंबर पे ओजोन लेयर एब्जॉर्ब यूवी रेज। ओजोन लेयर क्या बोलते हैं बेसिकली? ओजोन ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को। किसको? यूवी रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना भी यूवी रेज होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज होगा, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उसको यूवी रेज क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलो आगे हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए चलिए तो देखते हैं फिर आगे। आगे हम देखेंगे ह्यूमन डिजीज एंड इम्यूनिटी। ह्यूमन डिजीज एंड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको आगे थोड़ा कर देते हैं ताकि एक ही स्लाइड में हम सारे की सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं। चलिए बेसिकली 8 नंबर पे पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज एंड इम्यूनिटी को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को बेसिकली 1K जल्दी से जल्दी पहुंचा दें भाई लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और बहुत ही सपोर्ट करें, क्योंकि अपनी फैमिली बहुत ही कमज़ोर है। चलो पहला नंबर पे देखेंगे, इसमें बैक्टीरिया कॉज। बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं? तो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड। यानी एक से इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है कि बैक्टीरिया मतलब डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ऑप्शन में दे दियागा, ऑप्शन है लास्ट में दे देगा डी, सारे के सारे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, कोलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सारे के सारे डिजीज जो है बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, यानी बैक्टीरिया के ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं वायरस काज डिजीज, और जो ऐसा डिजीज जो वायरस से होते हैं, एड्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, ये सारे के सारे वायरस डिपेंडेंट होते हैं, यानी इसमें वायरस के थ्रू ये सारे के सारे काज होते हैं, हमारे एक दूसरे में फैलता है, तो उसी को बोलते हैं वायरस काज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लाज्म काज। प्रोटोप्लाज्म काज को मलेरिया कहा जाता है। फिर 4 नंबर पे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी को बोलते हैं स्कर्वी रोग, स्कर्वी स्कर्वी। ठीक है, इसको स्कर्वी डिजीज भी बोलते हैं। फिर 5वां नंबर पर डिफिशियंसी ऑफ आयरन, एनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है या जो डिजीज होते हैं उसको एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेसिकली? एनीमिया कहा जाता है बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। फिर देखते हैं 6 नंबर पे है कि वैक्सीनेशन गिव्स आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जो हम कोविड-19 का वैक्सीन लेते हैं या किसी तरीके का वैक्सीन लेते हैं, तो वो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को यानी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देता है। यानी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या हुआ कि बेसिकली ये टारगेटेड होगा। टारगेटेड का मतलब हुआ कि जिस बैक्टीरिया या जिस वायरस के अगेंस्ट हम ये इम्यूनिटी गेन करते हैं, वो इसी वायरस पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी उसको बोलते हैं या पैसिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 है बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी। अरे 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 भाई, चलो हाँ चलो
चैप्टर नंबर 9 है बेसिकली क्या है, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे भी आप लोगों को वन शॉट रूबरू करा दिया जाता है। अरे अरे चलिए, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकरण। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़े देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग को फर्स्ट नंबर पे। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, तो चेंजिंग डीएनए स्ट्रक्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हेल्प इन क्राइम डिटेक्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करता है, तो बेसिकली हेल्प करता है किस चीज में, तो क्राइम क्राइम के डिटेक्शन में, कि किस तरीके से क्राइम हुआ है उसके हम फिंगरप्रिंट से पता चलेगा कि किसका है ये फिंगरप्रिंट, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग बैक्टीरिया। जेनेटिक मतलब बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करेंगे जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या इंसुलिन का प्रबंधन किया जाए, इनके लिए इंसुलिन का जुगाड़ किया जाएगा। तो इंसुलिन का जुगाड़ कैसे होगा, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे थ्रू यूजिंग बैक्टीरिया। किसके यूज से करेंगे, तो बेसिकली बैक्टीरिया के यूज से इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। हम्म उसको क्या कहा जाता है, तो बेसिकली माइलस्टोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अरे 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 क्या कहा जाता है, माइलस्टोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों तक, भाइयों तक, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन तक, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, और अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी 1K फॉलोवर बना दे। चलिए 10वां नंबर पे देखते हैं, 10 नंबर का एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली जंतु एंड पादप जगत, ठीक है। पहला नंबर पे है जूलॉजी। जूलॉजी के बारे में पूछा जाएगा तो स्टडी ऑफ एनिमल, क्या स्टडी ऑफ एनिमल को जूलॉजी बोलेंगे। जैसे मेरा एमएससी जूलॉजी चल रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में मास्टर्स कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर बोटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, कोई भी प्लांट के बारे में स्टडी करेगा। हिंदी में बोलते हैं पौधों का अध्ययन, तो वनस्पति विज्ञान जिसे बोलते हैं हिंदी में बॉटनी को, तो इसमें पौधों का अध्ययन होता है या प्लांट का स्टडी करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे वर्टिब्रेट है बैकबोन। वर्टिब्रेट का मतलब ये हुआ कि जिसके पास बैकबोन होगा उसको वर्टिब्रेट बोलेंगे। नॉन वर्टिब्रेट जिसके पास बैकबोन नहीं होगा इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। फिर देखते हैं इनवर्टिब्रेट चौथे नंबर पे लेग बैकबोन, इसके पास बैकबोन नहीं होगा इसीलिए उसको इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। इसी टाइप से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर कंप्लीट बायोलॉजी का वन शॉट रिवीजन आप लोग हमें उसका फीडबैक देंगे और अच्छे तरीके से देंगे हमें। तो आप लोगों से हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से फीडबैक दें और हमें बताएं कि किस तरीके से हम और इम्प्रूवमेंट करें, तो हम आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर पे हम मिसलिनियस बायोलॉजी जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज। इसमें देखेंगे सबसे पहला इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। किसने इंसुलिन को डिस्कवर किया, तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने। फिर दूसरा नंबर पे देखते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, तो बेसिकली फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। नंबर 3 पे है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, तो लुईस पास्चर को कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्जाम में आप पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे के सारे नोट्स बना ले, और किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, हमारा ऑफिशियल नंबर लास्ट में आप लोगों को हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ज़्यादातर व्हाट्सअप करें तो बेहतर है। आप लोग मैसेज करके अपना जो भी हो डिटेल पूछ लें, ठीक है। ऑफिशियल नंबर है अपना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं चौथे नंबर पे फादर ऑफ बोटनी। बोटनी बोटनी के जो फादर हैं उसको थियोफ्रस्टस कहा जाता है, ठीक है। बोटनी के जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रस्टस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं कि लास्ट है ये अपना कि फादर ऑफ जूलॉजी बेसिकली एरिस्टोटल को कहा जाता है। जूलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी बाय यूएनएस सर। आप लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलेंट कोटा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनजीएस सिविल सर्विसेज फॉर फ्री एजुकेशन ऑफ बीपीएससी। किसके लिए पढ़ेंगे, फ्री बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड और गवर्नमेंट एग्जाम्स, जनरल साइंस, सारे के सारे हम पढ़ाएंगे। अभी हम खुद भी पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसा ना लगे कि हम नहीं पढ़ रहे, तो हम अभी खुद भी पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो हम इससे भी पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे तो जनरल स्टडीज़ के बारे में भी हम हो सकता है लेक्चर अपलोड करेंगे। तो अभी हम पहले खुद पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। साइंस तो हमारा क्या है कि बेसिकली हमने साइंस को बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इसलिए हमें साइंस को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम भी सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे अच्छे से, सारे के सारे चीज़ को स्टडी करते हैं डिटेल में,
फिर आप लोगों के सामने आते हैं, तो ताकि हमें किसी तरीके का डाउट आए तो हम आप लोगों को बता सकें अच्छे से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप यहीं पे आकर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी 1 मिलियन फॉलोवर बनाएं, और ताकि हम लाइव क्लास ले आप लोगों का। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।